बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज से तकरीबन 8 साल पहले इसी महीने में हमने अचानक एक टिकर देखा पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर कि एक फैक्ट्री में आग लग गई है। ये बदकिस्मती से मामूल की खबरें थी। उससे पहले भी एक साइट के एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, हमने जाके कवर किया था। माली नुकसान बहुत होता था इस तरह के वाक़यात में, थोड़ा बहुत जानी नुकसान भी हो जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक मामूल था। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि ये तो मामला ज़रा सीरियस है। फिर लोगों की हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई, फिर ज़्यादा हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई, यहाँ तक के मालूम ये हुआ कि 1, 2, 5, 10, 40, 50, 60, 80, 100, 150 नहीं, 250 लोग, यानी कि तकरीबन 300 के करीब लोग मुतासिर हुए, 300 के करीब लोग मुतासिर हुए। और उसमें से फिर हलाकतें भी बहुत सारी होना शुरू हो गई, हलाकतों की भी इत्तलात आना शुरू हो गए। ये एक बड़ी हैरान कुन और बड़ी परेशान कुन सी बात थी कि मामला क्या हुआ है। उसके बाद हम भी दौड़े वहाँ पर, हम उस इलाके में गए। जब उस फैक्ट्री को देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई फैक्ट्री यहाँ पर हुआ करती थी। उस वक्त तो उस इलाके का वो जो पूरा विसिनिटी थी उसका दर्जा हरारत तब्दील होकर रह गया था। एक अजीब व गरीब माहौल था। उस फैक्ट्री के करीब खड़ा रहना मुमकिन नहीं था। आग बुझाने वाले जा रहे थे और आ रहे थे, बार बार दूर जाते थे, बार बार करीब आते थे। हैबतनाक मंजर हमने देखा। फिर उसके बाद जब रात गए इलाके में गए, इलाके में एक और अजीब व गरीब मंजर देखा। जगह जगह वो जिसको हम वो कहते हैं, वो मंडप कहते हैं कराची की ज़बान में, कहना कि जहाँ पर घरों के बाहर दरियाँ वगैरह बिछी हुई थी कि जहाँ कब किसी की मौत हो जाती है तो लवाहिकीन। काफ़ी गलियाँ, यानी कि तवातुर के साथ पूरा एक इलाका हमने ऐसा देखा जिसकी कोई एक गली भी ऐसी नहीं थी जिसके बाहर दरिया ना बिछी हो। यानी कोई एक घर ऐसा नहीं था कि जो कि मुतासिर ना हो। एक कुछ घर ऐसे भी थे कि जिसमें से एक एक घर में 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा लाशें भी उठी। एक अजीबो गरीब मंजर था। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के जहनों में सवालात आते गए, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इस चीज़ ने भी सवाल उठाया कि ये आग लगी थी ना भाई, या ये कोई और मामला था। फिर मुख्तलिफ तरह की बातें होती रहीं। इस वाक़े को पाकिस्तान का 9/11 करार दिया गया। इस वाक़े को पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे बदतरीन सानिया करार दिया गया। फिर उसके बाद इस पर अदालतें, ये सारा कोई मामला हुआ। बहरहाल आज इसका फैसला आया। हम आपको क्विकली जरा इसकी टाइमलाइन की तरफ ले चलते हैं। 11 सितंबर की बात है, 2012 का वाक़या, यानी कि आज से 8 साल पहले कराची की बल्दिया फैक्ट्री को आग लगी। 250 से जायद मजदूर जल गए, 50 से जायद अफराद झुलसने से जख्मी हुए। हम राउंड फिगर बता रहे हैं, वरना हतमी फिगर तकरीबन 264 तक का हो गया था हलाक शुदगान का। यह वाक़या हुआ 2012 में। मामला आगे बढ़ता है, अगले साल आइए 2013 में क्या हुआ। सिंध हाई कोर्ट के एक जज थे जाहिद कुर्बान अलवी साहब, उनकी सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बना और जुडिशल कमीशन ने इस वाक़े के 1 ही साल बाद क्या बताया कि शॉर्ट सर्किट लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया था, आग लग गई, लोग मर गए, मुताल्लिक़ा इदारे जिम्मेदार हैं, बात खत्म। ये हुआ। 1 साल और आ गया। ये 2014 में क्या हुआ, ये मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया और जो फैक्ट्री के मालकान थे जिनको इस वाक़े के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको अदालत से जमानत मिल गई और यूं वो मालकान बाहर चले गए। आज तक बाहर ही हैं। 1 साल आगे बढ़ते हैं, अब कहानी में कुछ मोड़ आना शुरू हुआ। 2015 आ गया। एक दूसरी GIT बनी, जो कि बनी DIG सुल्तान ख्वाजा, उस वक्त DIG थे सुल्तान ख्वाजा साहब की सरबराही में 9 रुकनी GIT बन गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस केस में एक और मोड़ आया। अब क्या हुआ, अब मोड़ यह आया कि सिंध रेंजर्स ने अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स था, उसका नाम था रिजवान, वो नाजायज असला केस में हमारे पास गिरफ्तार था और उसने एक और मुकदमे की तफ्तीश के दौरान हमें यह बताया है कि उसके इल्म में यह बात है कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, आग तो लगाई गई थी। यहां से इस दास्तान में नया मोड़ आया। उस मुल्जिम रिजवान ने क्या बताया मजीद, रिजवान के मुताबिक आग लगाने वाले MQM से थे। इसलिए फिर क्या हुआ, मुकदमे के एक और चालान में हम्माद सिद्दीकी जो कि कराची तंजीम कमेटी के सरबराह थे, रहमान बोला जो कि MQM का सेक्टर इंचार्ज था, और जुबैर उर्फ चरिया जो कि MQM का कारकुन भी था और इस फैक्ट्री में काम भी करता था, उसका भी इजाफा कर दिया गया। आगे बढ़िए, अगले साल आइए 2016, दहशतगर्दी की दफात के साथ साथ यह मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। ये हम पहुंचे 2016 तक। फिर क्या हुआ, हम्माद सिद्दीकी और रहमान बोला कि रेड वारंट जारी हो गए। जुबैर चरिया सऊदी अरब चला गया था, रहमान बोला थाईलैंड में था, दोनों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया। फिर क्या हुआ, रहमान बोला ने अदालत के सामने अपने बयान में कहा कि 20 करोड़ रुपया भत्ता न मिलने पर उसने, यानी कि रहमान बोला ने जुबैर चरिया के जरिए आग लगवाई। और यह काम उसने क्यों किया, उसके मुताबिक या रिपोर्ट्स के मुताबिक हम्माद सिद्दीकी और पार्टी क़यादत के कहने पर किया। फिर क्या हुआ, रहमान बोला ने यह भी कहा कि मामला दबाने के लिए हम्माद सिद्दीकी
और फिर वहां से रऊफ सिद्दीकी साहब का भी नाम है जो किस वक्त एमकेएम के मिनिस्टर थे। रऊफ सिद्दीकी ने मालकान से रकम वसूल की, ये इल्जाम लगा। पुलिस ने अपने एक चालान में रऊफ सिद्दीकी साहब को सहूलतकार मुलजिम जाहिर कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब जेआईटी रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो मुकदमे का एक और चालान पेश हुआ, उसमें रऊफ सिद्दीकी साहब को बेगुनाह करार दे दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर अदालत ने वो रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, जिस पर पुलिस ने एक और चालान पेश करके रऊफ सिद्दीकी साहब को फिर शामिल कर दिया, मुलजिम बना दिया। बहरहाल रहमान बोला और जुबैर चरिया ने अदालत के सामने क़यादत की इमा पर आग लगाने का एतराफ़ किया, लेकिन 2019 में वो अपने बयान से मुकर गए। रहमान बोला ने कहा मैंने तो ज़बरदस्ती ये बयान मुझसे दिलवाया गया, मुझे मेरे बच्चों की वीडियोस दिखाई गई, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बहरहाल किसी खौफ की वजह से कई वकला ने मुकदमे की पैरवी भी छोड़ी, अदालतें तब्दील होती रहीं, गवाह मुनरिफ होते रहे। 768 गवाहों की फहरिस्त अदालत में जमा कराई गई और बिल आखिर 400 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए, 364 के नाम निकाल दिए गए। आज इसका फैसला आ गया है। फैसले में क्या हुआ है, दफा 202 के तहत 264 अफराद के कत्ल में रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत, फांसी की सजा दे दी गई है। और इसकी बड़ी तफसीलात भी हैं कि रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत और 2 लाख रुपए फीकस जुर्माना आयद किया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक हर जलने वाले शख्स के बदले में जुबैर और रहमान को 264 बार फांसी दी जाएगी। इसमें रऊफ सिद्दीकी साहब समेत 4 अफराद को बरी कर दिया गया है और 4 अफराद जो कि फैक्ट्री के मुलाजमीन थे, चौकीदार कह लीजिए, गार्ड्स कह लीजिए, उनको उम्र कैद की सजा हो गई है। फैसला आ गया है, कई सवालात के जवाब मिल गए, कई सवालात खड़े हो गए, वो सब हम बात करते हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, जो केस में बहुत सारी पेशियां भुगतते रहे, आज उनको अदालत ने बरी कर दिया है। मजहर अब्बास साहब कराची के मामलात में बहुत गहरी नजर रखते हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब अगर इजाजत है, पहले क्विक कमेंट मजहर अब्बास साहब आप कीजिए, ये क्या आज बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए, मुतमईन होना चाहिए या इस बात पर परेशान होना चाहिए कि अगर अदालत इस फैसले पर पहुंची गई है कि ये आग लगाई गई थी, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जुबैर चरिया और रहमान भोला ने चाय के टेबल पे सोचा होगा कि यार आग लगा दें और लगा दी होगी, किसी के कहने पर लगाई होगी, वो किसी कौन था इसका नहीं पता। शुक्रिया वसीम। देखिए, जो आपने इतनी पूरी फैक्ट शीट पढ़ के सुनाई, हाँ, उसका वन लाइनर ये है कि इस पर्टिकुलर केस की कभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। सही है। हाँ। वरना इतने बड़े केस में जिसकी कंक्लूजन जो है वो उस पर हुई कि एक शख्स रिजवान कुरैशी किसी और मुकदमे में जो जेआईटी के दौरान ये कहता है कि उसको ये पता चला कि ये जो फैक्ट्री थी इसमें आग लगी नहीं, लगाई गई और वो एमकेएम उसमें मुलव्विस थी। ये आपका जिस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदतरीन वाक़े की तहकीकात किस तरह की गई हैं, हाँ। उससे अंदाजा लगाना यानी मजहर साहब, मैं एक बात कहा करता हूं, जरा जुमला सख्त है लेकिन आप मुझे बताइएगा कि मैं बात ठीक कहता हूं नहीं, कि दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में माजरत के साथ अगर इतने जानवर मर गए होते एक रात में तो इससे ज्यादा एक्शन होता, अगर 264 बिल्लियां मर गई होती तो इससे ज्यादा एक्शन होता, यहां इंसान मर गए थे। बिल्कुल। आप उसके बरखिलाफ यहाँ हुआ क्या? यहाँ हुआ ये कि मालकान पकड़े गए, जमानत पे रिहा हो गए, उनकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इंटेरोगेशन नहीं हुई, उनको बरीज़मा करार दे दिया गया, वो चले गए। जिन पुलिस ऑफिसर, कुछ चंद पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद वो भी कहीं चले गए और इसकी तहकीकात जुडिशल कमीशन, अब जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग, फिर जेआईटी, तो तहकीकात नहीं हुई इस केस की। वरना ऐसे केस में आपको 764 विटनेसेस की जरूरत नहीं थी होती। इस केस में बहुत सिंपल केस था, ये चंद महीनों में बहुत प्रॉपरली अगर इन्वेस्टिगेट होता तो उसमें आपको हर चीज पता चल सकती थी कि बेसिकली आग लगी, लगाई गई। ये तो आपने वो सारा लिथार्जिक प्रोसेस बताया, लेकिन आज जो फैसला आ गया अब हम मुतमईन हो जाएं कि चलो देर आए, नहीं दुरुस्त आए, अभी भी दुरुस्त नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, देर भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए, ये मुतमईन होने की बात नहीं है। इसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो इतने सालों के बाद भी मास्टरमाइंड को पकड़ने की, वो मास्टरमाइंड है या नहीं वो एक अलग बात है, सही है। हाँ। लेकिन इस केस में जिसको मास्टरमाइंड शो किया गया है, हम्माद सिद्दीकी, उसकी गिरफ्तारी के लिए एफर्ट्स क्या की गई, उसको पकड़ने के लिए क्या किया गया। मैं जरा यही ओपिनियन मतलब रऊफ सिद्दीकी साहब से मिलूं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम्माद सिद्दीकी के हवाले से
कभी जराए के हवाले से खबरें आती रही कि दुबई में गिरफ्तार हो गए हैं, कभी यहाँ के मिनिस्टर रेलेवेंट यानी नासिर शाह साहब ने कहा गिरफ्तार हो गया है और अभी तक कुछ पता ही नहीं कि हो गया है नहीं हो गया, पाकिस्तान में दुबई में क्या कुछ नहीं पता। रोज़ सिद्दीकी साहब, आप इसमें बरी हुए हैं, जाहिर है आज इस मुकदमे में ये ऑल द रीजंस कि आप इस पे ये दावा करें, जाहिर है कि आप सुरखरू हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिल गए आज के इस फैसले में? वसीम बादामी, मैं ज़रा सा, आपने जब इंट्रो में कुछ बातें की थी जो मेरे हवाले से, तो मेरे ख्याल में वो उसमें कुछ नुक्स रह गया। अच्छा, उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। नंबर एक, जो रिजवान कुरैशी की GIT थी, उसमें रिजवान कुरैशी ने ये सारी बातें नहीं की थी जो आपने फरमाई अभी। उसमें सबके नाम वगैरह लिए जो कुछ आपने बताया, लेकिन उसने मेरे हवाले से सिर्फ ये बात कही थी कि रऊफ सिद्दीकी ने आग लगने के बाद इन्फ्लुएंस करके FIR कटवाई थी मालकान के खिलाफ, मालकान के खिलाफ। ये सिर्फ एक लाइनर था उसके अंदर, जो रिजवान कुरैशी की जो आपने बात की GIT में। इसके अलावा किसी GIT में मेरा कोई तस्करा नहीं। आखिर में जब रहमान भोला गिरफ्तार होकर उसका एक बयान आया, उसने उस बयान में भी एक लाइन ये आई, यानी 8 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी था, वो भी GIT में नहीं था। रहमान भोला के बयान में ये था कि मैंने सुना है कि रऊफ सिद्दीकी और हमाद सिद्दीकी ने मालिकान के मुकदमे को कम करने के लिए और ख़त्म कराने के लिए 4 या 5 करोड़ रुपए लिए हैं। तो रऊफ साहब, मैंने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल यही जुमले कहे टोटल ऊपर से कि रहमान भोला ने कहा कि मामला दबाने के लिए हमाद सिद्दीकी और रऊफ सिद्दीकी ने मालकान से रकम वसूल की। ये जुमला कहा मैंने अपने इंटरव्यू में। नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। उन्होंने कहा मैंने सुना है। जरा गौर से सुनिए वसीम भाई। जी। और वो निकाल लिए, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, आप सारी मंगवा लिए। जी। उसने ये कहा, उसके बयान में एक लाइन है कि मैंने सुना है। जी। मैंने सुना है, हेर से मैंने सुना है कि इस मुकदमे को ख़त्म कराने के लिए और इस मुकदमे को दबाने के लिए हमाद सिद्दीकी और रऊफ सिद्दीकी ने 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए लिए। बिल्कुल सही पॉइंट देंगे। ये तायुन भी नहीं था कि 4 थे या 5। जी हाँ, ऐसे ही। ठीक। ये बयान जब आया, तो मैं मदीना मुनव्वरा में था, मैं दूसरी फ्लाइट से वापस आया। सही है। इस बयान पर, ये जो बयान था, आकर मैंने रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को अदालत में पेश किया। सही है कि जी आप इसकी तफ्तीश कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, मैं हाजिर हूँ। 2 दफ़ा तफ्तीश हुई इस बात पे। हालांकि ये हेर से पे मुकदमा मेरा बनता ही नहीं था, ये तो मैं अगर नहीं जाता तो ये मुकदमा ही नहीं था। लेकिन ये 260 शहीदों का मामला था जो फर्स्ट डे से। अब आ जाइए पहली GIT के ऊपर। उससे पहले जब ये आग लगी है और इतनी बड़ी शहादतें हुई, जो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैंने बतौर एहतजाज वो मेरा बयान, मेरा इस्तीफ़ा आप निकलवा के चेक कर लिए। इस सब कॉन्टिनेंट में, इस बर्रे सगीर में मैं दूसरा मिनिस्टर था जिसने इस्तीफ़ा दिया था, जो चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता। और मैंने कहा था, और ये बात है तीसरे दिन की। आपको ऐसा कहा गया था तो उस वक्त की MKM की क़यादत ने कहा था ऐसा कुछ? नहीं, बाखुदा ईमान ना हो, किसी ने नहीं कहा था। ये मेरा अपना फैसला था। और वो फैसला क्यों था वो भी बता देता हूँ अब आपके प्रोग्राम में। बताएं। एक इंटरव्यू इस्लामाबाद चैनल से लिया जा रहा था मेरा, 2 एंकर पर्सन थी। उन्होंने कहा कि रऊफ साहब, अगर इसके अंदर आपकी वजारत की जिम्मेदारी आई तो क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? तो मेरा जवाब उनका था कि ये वजारतें मैं अपने जूते की नोक के ऊपर रखता हूँ। और उसके बाद रात को मैं सोचा था, क्योंकि इतना अंधोनाक वाक़या था और मैं खुद वहाँ पहुँचा हुआ था, पूरी रात वहाँ पे रहा। मेरे सामने वो चीखें मेरे कानों में भरी हुई हैं अब तक, हक्का बक्का खड़ा हुआ कि यार मतलब है मैं वज़ीर हूँ और मेरे पास इख्तियारी कोई नहीं है। तो मैंने तीसरे दिन मैंने इस्तीफ़ा दिया। ठीक है। और एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया। मेरे जहन में क्या था कि जो शहीद हो गए वो तो हो गए, लेकिन वो जो लवाकीन वहाँ मैंने देखे, गरीब गुरबा, तो मेरे जहन में रात को एक ख्याल आया उस सवाल की वजह से कि अगर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, अगर मैं ये कुर्बानी देता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के ऊपर दबाव पड़ेगा
और वो इसकी साफ शफाफ तहकीकात भी कराएंगे और इन सब गरीबों को मुआवजा भी देंगे, और ये कह के मैं अलग हो गया। ठीक है, तो आज आप बताएं ना रऊफ साहब कि आज आप तो बरी हो गए, आपको सवालात के जवाब मिले कि ये फैक्ट्री में आप मुतमईन हैं आज के इस फैसले से? जरा देखिए वसीम भाई, पहले तो वो कंफ्यूजन को बहुत दूर करने दे जो आपने बयान फरमाया था। वो तो आपने बताया ना, आप यही बता रहे हैं ना। नहीं सुन लिया, आगे भी सुन ले ना, आगे सुन ले। इस वाक़े के रिज़ाइन करने के 3 साल बाद 2017 में जब रहमान भोला का ये बयान आया तो मैं खुद हाजिर होकर मैंने कर दिया। उसके बाद इन 2 दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके अंदर नीली स्याही से लिख के सबूत होते तो होते ना भाई। अच्छा भत्ता होता तो मालिकान देते, मालिकान से बात होती। मालिकान का अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए 2, 2.5, 3 घंटे का बयान हुआ। अदालत ने उनसे पूछा कि इनको पहचानते हैं, उन्होंने कहा जी रऊफ सिद्दीकी साहब को हम पहचानते हैं और मीडिया के ज़रिए पहचानते हैं। रऊफ साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई ताल्लुक़ नहीं था। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अच्छा, अब इन्फ्लुएंस की बात ये थी कि वो जो पुलिस अफसरान थे, एसपी और सब पहुँचे हुए थे, वहाँ ये सवाल हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, फर्स्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमने वहाँ जाके देखा और हमने FIR काटी उसके ऊपर। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं ना कि आपका मालिकान से राब्ता भी नहीं था और आपने FIR कटवाने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया उनके खिलाफ और आप बरी हो गए। ठीक है, लेकिन अब आप बताइए ना कि आपको बड़ा मलाल था ना इस बात पे कि आग लग गई यार, लोग मर गए और मैं आपने इस्तीफा दे दिया। आज आपको कुछ तशफ़ी हुई है इस फैसले में, आपके सवालात का जवाब है या नहीं है? देखिए वसीम भाई, वो तो क्लियर हो गई ना बात। अब इसके ऊपर, आज के फैसले के ऊपर देखिए 200 पेशियां मैंने वो तो आपके बारे से हो गई ना रऊफ सिद्दीकी साहब बात, लेकिन इस फैसले पर तो बताइए कि आपके ख्याल में इंसाफ के तकाजे पूरे हुए या नहीं हुए? मैं तो सर देखिए एक बात सुने, मैं तो अपने बारे में आपको कसमिया तौर पे भी, हल्फिया तौर पे भी बोल सकता हूँ। मैं दूसरों के बारे में कैसे बोल सकता हूँ? दूसरों के बारे में मैं तबसरा भी नहीं कर सकता। ये तो मुझे मालूम है कि मैं इस पर हलफ भी उठा सकता हूँ अल्लाह की बारगाह में भी कि मुकदमे बाकायदा पेश होते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। MQM का ऐसा है, आपकी कोई बारे में राय नहीं है कि बाकी ये जुबैर चरिया, ये रहमान भोला मुलविस थे नहीं थे, MQM थी नहीं थी, आपका कोई ओपिनियन ही नहीं आपका इस बारे में? नहीं, इसके बारे में बड़ा मेरा वाज़ेह ओपिनियन है कि ये 260 शहीदों का मामला है। आपको इसका जवाब मिला है 260 लोग किसने शहीद किए? सुन तो लें। देखिए ये काम इन्वेस्टिगेशन का था, ये काम अदालत को सुनना था। जज साहब ने जो ये फैसला सुनाया, उन्होंने, आप मुत्तफिक हैं इस फैसले से? आपकी भी यही राय? किसकी? जो आज जज साहब का फैसला आया है, आप उससे मुकम्मल तौर पे मुतमईन है या खाली उस हिस्से से मुतमईन है जिसमें आप बरी किए गए? आपके ख्याल में लगाई आग जुबैर चरिया ने, रहमान भोला ने, जो MQM के सेक्टर इंचार्ज थे, या नहीं? देखिए एक बात सुने, मैं तो अपनी बात का जिम्मेदार हूँगा ना। ये मामला अब अदालत का है, जज के साहब का है और अल्लाह ताला का है। मैं इसके बारे में क्या ओपिनियन दे सकता हूँ? जिन्होंने रिपोर्ट्स बनाई, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो और इस मुकदमे में रत्ती बराबर भी किसी ने ख़राब करने के लिए, इसको ट्विस्ट करने के लिए किया, वो तो ये समझ ले कि उसके लिए जहन्नुम भी है, कब्र का अज़ाब भी है, और तो कोई शक ही नहीं है। वो तो दुनिया में भी रुसवा होगा, आखिरत में भी। इस फैसले के मज़हर अब्बास साहब, ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, अब मुझे आप बताएं, मज़हर अब्बास ज़रा कंक्लूड करते हैं इसको। मुझे फैसल सब्ज़वारी साहब का आज ये ट्वीट है कि रऊफ सिद्दीकी साहब की बरियत से साबित हुआ कि MQM इसमें मुलविस नहीं है। तो मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है कि रऊफ सिद्दीकी साहब जो MQM के थे, उनकी बरियत से अगर ये साबित हुआ कि MQM मुलविस नहीं है, तो रहमान भोला जो कि MQM का सेक्टर इंचार्ज था, उसको सजा होने से फिर क्या साबित हुआ? देखिए मेरा ख्याल है फैसल सब्जवारी की जो ट्वीट है वो गालिबन वो मौजूदा MQM का जो फैक्शन है उसके हवाले से गालिबन वो बात उस वक्त तो मौजूदा और साबका थी नहीं, उस वक्त तो एक ही थी। वो जाहिर है, वही मैं बात कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। और अभी भी रऊफ सिद्दीकी साहब बहुत खुलकर बात नहीं कर रहे। जो मेरे लिए हैरानगी का बाइस भी है वैसे। हाँ, वो ये बताएं कि पार्टी का उस पूरे वाक़े पे क्या मौक़िफ़ था, उसके बाद क्या हुआ। पार्टी पार्ट ऑफ द कोलिशन थी उस वक्त तक। इस वाक़े के बाद जो चीजें हुई हैं, जो चीजें अनफोल्ड हुई हैं, उसमें सूरत हाल बहुत ज्यादा सवालात करती है मेरे लिहाज से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हालांकि 250 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है, लेकिन मुझे फिर भी इस फैसले में बहुत ज़्यादा लगता ये है कि चंद लोगों को जो है वो जो एग्जीक्यूटर थे
उनके बारे में तो फैसला हो गया, लेकिन जो प्लानर्स थे, जो मास्टरमाइंड थे, अगर इसी तरीके से चीजें हुई हैं तो वो तो कहीं भी मुझे उसमें तहकीकात में कहीं प्रोग्रेस जवाब आपको नहीं मिला। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला जो है, मुझे खदशा है कि कहीं अपील के मरहले पे ये लोग भी इन लोगों को भी रिलीफ ना। सही कह रहा है। फाइनल वर्ड दे दें जुबैर रऊफ सिद्दीकी साहब। हाँ, मैं ज़रा सा 2 जुमले बोल देता हूँ वसीम भाई, उसके बाद फिर आप चाहे तो वाइंड अप कर लें। देखिए, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं इन लोगों में से हूँ ही नहीं। ये 260 शहीदों का मामला मैं छुपाने उपाने के लिए किसी लेकिन सर कोई ओपिनियन तो होगी ना, कोई सुन ले जो सही है गलत हो सकती है। सुन ले, मैं खुल के जो बात, बेटा सुन तो लो ना यार। बात ये है कि जो मैं जानता हूं वही मैं कहूंगा। मैं एजम्पशंस पे, अपनी राय पे खुदा ना खास्ता भाई देखे मैं इतनी बड़ी बात कर जाऊं कि मैं अपनी आखिरत, अपनी इबादत दांव पे लगा लूं। नो, मैं खुल के बात कर रहा हूं, जितना मुझे मालूम है उतना ही मैं उस पर बात कर सकता हूं। ये फैसले के ऊपर जो मेरा अल्लाह गवाह इस वजह से नहीं कि मतलब है कि मैं बरी हुआ हूं तो जो है मैं उसको कह रहा हूं कि ये फैसला, मैंने आपको बताया ठीक, इस पूरे मुकदमे में जो मेरा किरदार था वो सामने आया, उसके ऊपर मैं 1,00,000% पार्टी की क्या पोजीशन थी उस वक्त? देखिए, ये जो आप अगर ये सवाल आप इस हवाले से करेंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि मुकदमे पे बात हो रही है, वसीम बादामी साहब मुकदमे पे बात कर रहे हैं, तो मैं उसके हवाले से मैंने बात की। पॉइंट, बहुत शुक्रिया। पार्टी के मौक़िफ़ के बाद के ठीक है, वो फिर उसमें बहुत शुक्रिया। रऊफ सिद्दीकी साहब, सर अब्बास साहब बात कर रहे थे। रऊफ सिद्दीकी साहब अपनी बरियत के हवाले से रहे मुतमईन, लेकिन फैसले के हवाले से कितना नाजुक मामला है, तो कमेंट नहीं करता। ब्रेक लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब इस पर बार ये कहते हैं कि ये तो आग लगाई ही नहीं गई है, ये तो आग लगी है। क्या आज के इस फैसले के बाद ही मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं? पूछेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब से ब्रेक के बाद। पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। शुक्रिया। आपने बहुत मुतअद्दिद बार ये कहा कि भाई ये तो सानिया ही नहीं है, यानी सानिया इस सेंस में कि एक प्लान्ड एक्टिविटी नहीं है, एक अफसोसनाक वाक़या हो गया ये। आज के इस फैसले ने आपका मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं कर दिया या तब्दील नहीं कर दिया? नहीं, अगर मेरे पास मालूमात नहीं होती, मेरे पास सारी प्रोसीडिंग्स नहीं होती, मेरे पास जो इतने सालों में या इतने महीनों में जो अदालत के पास जाकर बयानात जो लिखाए गए, जो अभी रिकॉर्ड का हिस्सा है, अब तो जीआईटी नहीं ना, अब तो बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट है सारा। अगर वो मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं आप वो करता जो आप कह रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स की बिना पर अदालत ने एक राय दिया ना, फैसला दिया बाकायदा। अब तो राय भी नहीं, फैसला है। मैं तो इसको रहने देता हूँ कि अदालतों के डेफिनेटली हम बड़ी आइडियल मुल्क में तो नहीं रह रहे, हमारे यहाँ मसले मसाइल हैं, जुडिशरी में मसले। अगर कोई इन्फ्लुएंस कर गया है तो क्यों, मतलब कोई क्यों चाहता होगा कि इसको एक लगी हुई आग को लगाई हुई आग साबित करवाए, क्यों? इसकी बजाय हम अगर नहीं, बड़ा बुनियादी सवाल नहीं है कि कोई क्यों चाहेगा कि लगी हुई आग को लगाई हुई आग साबित करें? इसका जवाब है, लेकिन इसको नहीं देते जवाब इसका। मैं जो है वो आपको पॉइंट्स, हम अपने पॉइंट्स प्रेजेंट कर देता हूँ। मैं क्यों समझता हूँ, मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, बिल्कुल कायम है। बिल्कुल फर्म कायम। सारी कहानी है, आग लगी है सिर्फ। वसीम भाई, 260 लोगों की जिंदगियों का मसला है। मुस्तफ़ा कमाल का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है जिसको सजा हुई है, जो नाम लिया जा रहा है, जो XYZ, कोई जानने वाला, कोई पार्टी का नहीं, कोई कुछ नहीं। सबको मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। जो फैसले दे रहा है वो भी, जो जेल में है वो भी, जो बाहर है वो भी, सबको जाना है। और बड़ी छोटी सी जिंदगी है, पता चल जाएगा सब लोगों को। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरे इस वाक़े का अदालत में 400 लोगों में एक आई विटनेस पेश किया गया है। आई विटनेस, एक आदमी। वो आई विटनेस क्या कह रहा है, और ये मैं वो रिकॉर्ड पढ़ रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कोई मेरी जीआईटी नहीं है, जीआईटी छोड़ दो ना, जीआईटी तो मैं फैसले की बात, जो रिकॉर्ड है, जो विटनेस जज के सामने जो आई विटनेस गया है, वो कह रहा है कि मुझे 6 बजे शाम में कॉल आई, मेरी मंगेतर की कॉल आई, ये लिखा हुआ है, मैं मंगेतर की कॉल आई तो मुझे फैसले उसकी विटनेस में लिखा हुआ है। फैसला तो अभी आएगा ना, लेकिन विटनेस तो बहुत, अब भाई आपने, मैं विटनेस हूँ, मेरा एक चैप्टर है, भाईला साहब का एक चैप्टर है, फलां का एक चैप्टर है। विटनेस कह रहा है कि मुझे 6 बजे कॉल आई, मेरी मंगेतर की कॉल आई, एक विटनेस है।
तो मुझे याद आया कि जो है वो जुबैर चरिया जिसको लिखा हुआ है इसमें, जुबैर ने मुझे कहा था कि वो नीचे आना बेसमेंट में, उधर जो है वो चर्च पियेंगे, वो कह रहा है। तो मुझे याद आया, फिर मैं चला गया जुबैर के पास, तो वहां पर 4 लोग और थे जुबैर के साथ, तो उन्होंने जो है वो चर्च की सिगरेट मुझे दी, हम पांचों लोगों ने चर्च पी, और उसके बाद मैं ऊपर आ गया। ऊपर मैं जब आया हूं तो मैं सेकंड फ्लोर से मैं देख रहा हूं कि जुबैर और उसके साथ, और वो बता रहा है, उन 4 लोगों में बता रहा है कि एक उर्दू स्पीकिंग है और 3 बलोच लड़के हैं, वही बता रहा है, ये लिखी हुई बात। तो उन 4 मैं ऊपर से, अब चर्च पिया हुआ बंदा देख रहा है ऊपर से कि वो जुबैर जो है वो अपने पास से कोई केमिकल फेंक रहा है और उससे आग लगती चली जा रही है। और ये स्टेटमेंट वो 3 जगहों पे दे रहा है कि जुबैर, फिर मैं जब वापस फला जगह पहुंचा तो वहां भी जुबैर मौजूद था, तो जुबैर कैंटीन पहुंचे तो वहां भी जुबैर मौजूद, ये खुद कह रहा है वो। ये मैं वो कह रहा हूं जो कि अदालत के सामने की गई बात। एक बात ये, ठीक है, अब ये सारा व्हाट इज रॉन्ग इन इट, इसमें क्या, अगर विटनेस ने कहा है तो इसमें क्या मसला? एक चर्च पीने वाले आदमी से चर्च पीने के बाद वो सब कुछ देख रहा है, उसकी बेस पर ये फैसला हो रहा है। नंबर 1 ये मेरा पॉइंट। चर्च सिर्फ इसकी बेस पे फैसला नहीं हो रहा वैसे, लेकिन आप कंप्लीट करें फिर मैं बात। एक आई विटनेस की बात हो रही है, आई विटनेस की बात। आई विटनेस एक ही है, आप दूसरा नहीं ला सकते। नहीं, फैसले की बुनियाद है सिर्फ आई विटनेस नहीं, और भी है। चले आगे चलते हैं। दूसरी बात ये है कि गेट के ऊपर 4 चौकीदार हैं जी, जो कि गनमैन है चारों जी, और वो उसमें जिनको उम्र कैद हो गई है, जिनको उम्र कैद हो गई। सही मानों में रियल विटनेस तो वो है, इसलिए कि गेट के पास एक रजिस्टर है, कोई भी आदमी एंटर हो रहा है वो रजिस्टर पे लिखा के कि किसके पास कौन आया है और किससे मिलने के लिए आया है, और वहीं पे कैमरा भी लगा हुआ है। तो सही मायनों में विटनेस तो वो हैं, वो लोग जो 4 गनमैन हैं, गार्ड्स हैं, उनको आपने कल्प्रेट्स में शामिल कर, जबकि वो इन कातिल, जिसको आप कातिल कह रहे हैं, जिनको सजाए मौत हो, इनके रखवाए हुए लोग नहीं हैं, ना वो एमकेएम के रखवाए हुए लोग, वो मालिकों के रखवाए हुए 60 साल के बुजुर्ग हैं, 3 तो उसमें पख्तून है, वो एक उसमें उर्दू स्पीकिंग है। वो उन 4 को जो है वो इनके साथ वो कर दिया। अच्छा, ये नहीं होते, अगर ये विटनेस होते तो ये बताते कि अंदर कौन गया है, अंदर कोई नहीं गया है। इनको कल्प्रेट बनाए बगैर आप उन 2 लोगों को सजा दे ही नहीं सकते थे। तो इन सब के बयान कलमबंद होने के बाद ही कल्प्रेट करार दिया गया, पहले तो नहीं, 8 साल चला है मुकदमा। इनमें किसी एक आदमी ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ये काम किया? फैसला आने के बाद पता चलेगा वो तो। हाँ, नहीं, मुझे तो बयानात पता है ना सबके, मुझे सबके बयानात पता। एक आदमी ने भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ये किया? नहीं किया, एक आदमी ने भी नहीं किया। ये लोग तो 4 चौकीदार आज सुबह जो है वो बता रहे हैं कि वो बातें कर रहे थे कि हमने जो है वो 100 कातिल पकड़े, तुमने कितने कातिल एक्सेप्ट करते हैं? आप प्रूफ करते हैं। अच्छा, फिर आपका एक मोबाइल फोन छीनता है रोड पर, उसकी सीसीटीवी आ जाती है, हाँ ठीक, आपको कोई फायरिंग कर रहा होता है उसकी सीसीटीवी आ जाती है। आजकल तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। इस फैक्ट्री के रिकॉर्ड पे हैं कि सारे कैमरे इंटैक्ट रहे, तबाह नहीं हुए, जले नहीं। आप कह रहे सीसीटीवी थी लेकिन प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है ना? एक वीडियो प्रोड्यूस नहीं हुई कि कोई आग लगा रहा है। सुन ले, एक क्या सबूत है कि वीडियो मौजूद थी या महफूज रह गई वीडियो या सीसीटीवी काम कर? ये लिखा हुआ है उसमें, सारी हियरिंग में लिखी हुई ये वाली बात कि ये सीसीटीवी कैमरे सारे महफूज हैं। सीटीडी आकर तीसरे दिन वो कैमरे ले गई, फिर एफआईओ को दे दिया गया। वो एफआईओ ने 2 तस्वीरें प्रोड्यूस की हैं, 2 तस्वीरें, आग जलने की 2 तस्वीरें। उस पर 2010 की डेट पड़ी हुई है। आग लगी है 2012 में, तस्वीर प्रोड्यूस की है 2010 की, आग लगी 2012। भाई, आपके चैनल पे अगर इस वक्त जो है वो आग लगाने वालों की वीडियो चल रही होती तो हम बोल रहे होते हैं ना कि भाई इनको जो है अगर वीडियो होती तो जज साहब कहते हैं ना कि वीडियो प्रोड्यूस करो। अगर जज साहब को बताया जाता, जब कह रहे लिखा हुआ है कि जनाब सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, तो ऑफ कोर्स जज साहब कहते हैं कि फिर वो प्रोड्यूस करो। ठीक है, सोचता है कि कहीं ना, अब मुझसे जज साहब के बारे में ना कहलवाएं। मैं नहीं कहा, मैं कह रहा हूं क्या पता फिर ऐसा हो ही ना, ऐसा कह रहे हैं कि सीसीटीवी नहीं ऐसा है। मैं ऐसा होगा तो फिर कल तक पता चल जाएगा, कल इस टाइम पे पता चल जाएगा कि फैसले में लिखा होगा कि जज साहब को बताया गया कि सीसीटीवी मौजूद है, जो बात कर रहा हूं, जज साहब ने तकाजा ही नहीं किया सीसीटीवी। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना अभी, ये वो सब वो बातें कर रहा हूं जो कि इस वक्त जो है वो डॉक्यूमेंटेड है और इस केस का लीगल हिस्सा है। मैं कोई भी बात ये पॉइंट आपने बताया, लेकिन अब इनका क्या कीजिए कि ये जो जेआईटी है कि जिसमें सुल्तान ख्वाजा साहब थे और फिर जिसमें एमआई भी थी, आईबी भी थी, आईएसआई भी थी, रेंजर्स भी थी, उसमें पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट शामिल है, उसमें कराची यूनिवर्सिटी केमिकल डिपार्टमेंट लेबॉर्ट्री जो कि साउथ एशिया के बेस्ट डिपार्टमेंट्स में करार दिए गए, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, जिसमें उन्होंने बताया है टेक्निकली कि क्यों ये आग नहीं थी और केमिकल था। बाकायदा पूरी रिपोर्ट पता है। ये रिपोर्ट का किसने जमा कराया? पंजाब वाला कोई आया? आप सारे इदारों के रिप्रेजेंटेटिव। आपने सवाल क्यों जवाब मैं नहीं आए तो फिर कैसे पता चला जेआईटी को? आईओ ने जमा कराया। आयोग को किसी ने दी होगी ना पंजाब तो भाई नहीं, भाई जिसने जमा करे वो फिर आगे सवाल जवाब करेगा ना।
उससे पूछा जाएगा ना कि भाई वो जो 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 ओपोनेंट पार्टी है, कोर्ट लॉ की बात बता रहा हूँ, ओपोनेंट पार्टी पूछेगी ना भाईजान आपके डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, आप इसके हेड हैं, आप बताइए कि इसकी ये उसके सवाल जवाब होगा। ऐसा थोड़ी कि रिपोर्ट दे दे वो, नहीं 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 ऐसा नहीं है। सुन लें क्या प्रूफ है कि कोई सवाल जवाब नहीं हुए? भाई मैं आपसे जितनी भी बात कर रहा हूँ ये मैं सुन लें। आप किस हैसियत से इतने एक्टिव फरीक थे इस सारे मुकदमे में? नहीं एक्टिव फरीक नहीं था मैं, यानी आप कह रहे हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन? मुझे बहुत सारी पार्टीज थी ना, कई वकला जा रहे थे ना वहाँ पर। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सारी वो बात कर रहा हूँ कि जो हेयरिंग है, जो हेयरिंग, भाई मैं 4 साल से आप मुझसे सवालात पूछते जा रहे हैं ना, तो मुझे तो एक्टिव रहना था इसके ऊपर, मुझे तो मालूमात रखनी थी, इन्फॉर्मेशन रखनी थी सारी बातों पे। तो ये जो आप में पूछ कोई सबसे पहला आदमी जो फायर पे पहुंचा है वो है फायर ऑफिसर जी, जो कि फायर ब्रिगेड का ऑफिसर है। उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड जमा है, उसका मैं उसका नाम ले लेता हूं आपके पास, चीफ एहतशाम, चीफ फायर ऑफिसर है। उसका रिकॉर्ड जो उसने सबमिट करा है कोर्ट के पर कि कोई केमिकल, आग लगाने वाला कोई केमिकल जो है वो हमें नहीं। चीफ फायर ऑफिसर एहतशाम की आंखों देखें अंदाजे को आप बाय कर रहे हैं कि यार केमिकल नहीं लग रहा है, आग लग रही है, लेकिन पंजाब फॉरेंसिक लैब, कराची यूनिवर्सिटी केमिकल डिपार्टमेंट की टेक्निकल रिपोर्ट्स को आप बाय नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी ने आकर कहा कि नहीं हमारे पास तो ये फैसिलिटी नहीं है। नहीं, कराची यूनिवर्सिटी, आप मैं आपको कोड करके बताया था, अगर कहें जी बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी के केमिकल डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी ने बाकायदा बताया, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि साहब ये आग जो है वो पैचेस में है, जो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है उसका प्रोग्रेशन होता है, ये पैचेस में है यार। नहीं बताया वसीम भाई, नहीं बताया, आ जाने दे, पढ़ लें। खातून आई कराची यूनिवर्सिटी की, खातून आई डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा हमारे पास जो है वो ये सुन लें, मैं सुना हमारे पास जो है वो हमारे पास ये फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद पंजाब फॉरेंसिक लैब को दिया गया, कहा गया कि भाई उनका बंदा आ नहीं सकता, उनके पास इतना काम है कि सारी जिंदगी भर भी वो काम करते रहें तो अपना पूरा काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उनका बंदा नहीं आएगा। आयोग ने जमा करा दिए, आयोगों ने, जो आयोग साहब थे उन्होंने जमा करा दिए। थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड समझ लें। इसका बैकग्राउंड, शाम के 5 बजे आग लग रही है, 3,500 आदमी अंदर है, ठीक है। कोई असलहा नहीं छीन रहा किसी से, कोई छीनम छपटी नहीं हो रही, सब लोगों ने अपने हाथ बंधवा लिए, कहा भाई हमें जला दो, हैं। ओ भाई ये शाम के सुबह के 5 बजे आते आग लगाने वाले, सुबह के 5 बजे एक चर्स पीने वाले, ये इतना बड़ा जुल्म है। मुस्तफ़ा कमाल को इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसकी सियासत पे इसका क्या असर पड़ता है। मुस्तफ़ा कमाल को जाकर अल्लाह के आगे जवाब देना है। और मैं, जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी मैं कहता हूं कि उनको पता है कि क्या हो रहा है सारा, उनको उस सवाल का जवाब फिर आप क्यों नहीं दे रहे कि क्या? अगर कोई इसमें एमक्यूएम मासूम और एमक्यूएम को मुलविस कर रहा है तो कोई क्यों कर रहा है, क्यों बता दें उसका तो मतलब। कोई क्यों कर रहा है एमक्यूएम को मुलविस? क्योंकि आप कह रहे हैं ना तो आग लगी नहीं है यार, और लगाने का इल्जाम एमक्यूएम पर है, तो कोई क्यों कर रहा है? मेरा ख्याल है कि इस केस की हाइप इतनी क्रिएट कर दी गई कि आग जला दिया और सारी पार्टीज जुट गई और लग गई कि इस केस का फैसला यही आना था। इसलिए कि आज ये फैसला नहीं आ सकता था कि इतनी हाइप के बाद ये पता चल गया कि आग जो है वो लगाई नहीं गई, लगी है। हाइप क्यों क्रिएट की गई? अब छोड़ देना, मैं भी इतना मासूम नहीं हूं कि आपके सारे मासूम सवालों के जो है मैं सारे जवाब जो है वो सीधे जो है दे दूं। आपकी सारी बात पर assumptions पर है ना कि हाइप क्रिएट की गई, पर हाइप को रखने के लिए मेरी कोई ये वाली बात assumptions पे जो, लेकिन मैंने इससे पहले आपसे जितनी बात की वो सारी कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंटेड, जो आज की आपके जो जज के सामने जितनी भी गुफ्तगू हुई है, बातें हुई है, ये सब मैं वो कोट कर रहा हूँ। आखिरी बात बता दें, एक तो ये कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट HEG इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, the observations and findings of the institute are reported as under: fire may have been caused by volatile accelerator, no traces of accelerator found in any sample, 3 years of time lapse, और ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, इस पर हम कर लेंगे तफसील से बात बाकी। लेकिन आपने आज गुफ्तगू के शुरू में जो कहा कि भाई मेरा कोई इसमें रिश्तेदार और कोई वो जानने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और मैंने आज कहा है अपने बीपर में भी कि आई हैव नो रीजन टू बिलीव दैट, व्हाई वुड यू लाई ऑन दिस, ठीक है। बट एक सवाल तो आता है जहन में कि तनकीद करने वाले कह सकते हैं कि नहीं भाई इसमें एक साहब हैं जिनका नाम अमाद सिद्दीकी है, जो कि कराची तंजीमी कमेटी के सरबराह हैं, जिन पर ये इल्जाम है कि उसके कहने पर रहमान भोला ने आग लगाई।
आपका उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए आपका ये मौके पे अगर ये इल्जाम लग जाए तो। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरा हर, क्योंकि आप तुमको डिफेंड करते रहे नस्कर आम के भाई नहीं किया मास नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा तो बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मेरा उसके मेरी उसके लिए सारी सॉफ्ट से भी दो कदम आ गए तो बस इसलिए हाँ। तो जिनको मुबैना तौर पे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है उनके लिए आप कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपके सामने, पहले दिन से कह रहा हूँ इस वाली बात को, इसलिए कि आप दुनिया एक तरफ हो जाए, मुझे अगर जिस चीज़ का पता है कि काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, आप अभी थोड़े दिन और इंतजार कर लें, अभी हाई कोर्ट में चली जाएगी बात, आपको पता चल जाएगा, सुरखरू होंगे वहां से, आपको यकीन है। मुझे पता है ना इस वाली बात का। आप जो कह रहे हैं, मुझे उन सारे मरने जो लोग जिनके बच्चे मर गए, मुझे उनसे ये जुल्म है उनके साथ। अगर ये कल भाई आप मुझे बताएं कि अम्मा सिद्दीकी तो जो है वो आप जो कह, मैं बिल्कुल उसको ओन कर रहा हूँ, सारी बातें नहीं लगाई अम्मा सिद्दीकी, कोई मास्टरमाइंड नहीं है, मैं भी ओन करता हूँ। मैं एमक्यूएम नहीं हूँ कि मैं बोलूँ जी बड़ा अच्छा फैसला हो गया, हमारे रहनुमा बच गए, कारकुनान मारे गए, मैं वो आदमी नहीं हूँ, जबकि मेरा आदमी नहीं है अम्मा सिद्दीकी। दूसरी बात, मालिकान क्यों नहीं आ रहे भाई? मालिक अभी तो शहर में बड़ा अमन है, मालिकान क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? 4 मोबाइलें ले लें अपने आगे पीछे दाएं बाएं और घूमें यहाँ पर आके यहाँ पर फैक्ट्री। ये कल्प्रेट है, मालिकान जिम्मेदार है। मालिकान की वजह से लोग मरे हैं। मालिकान को पता है कि आग कैसे लगी है। मालिकान ने बाकायदा ये जेल रहे हैं 6 महीने, पहले इनकी एफआईआर कर दी, जेल रहे हैं, उसके बाद ये पैसे लेकर ढूंढते रहे लोगों से सेटिंग करने के लिए। और ये जो इनका मैनेजर है, इनका जीएम है, जो जनरल मैनेजर है इनका, अरशद गालिब, जो जिनका जीएम है, कुछ इस तरह का नाम है इसका, जीएम जो है वो जीएम वाज द वन जो कि मालिकान के मुताबिक उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं कि हमें ये बताता रहा है कि हमसे पैसे, मालिकान की कभी कोई भूले से इंटरेक्शन नहीं हुआ। कभी असगर चरिया, जिसको आज उनको सजाए मौत दी है, वो इस आग लगने के बाद जो फैक्ट्री चेंज की उन्होंने गोदरा में, 2 साल इन्हीं मालिकान ने अपनी फैक्ट्री में उसको काम कराया है, जिसको आज सजाए मौत हो रही है। जुबैर के बारे में वो कहते हैं कि भाई वो बड़ा तगड़ा एम्प्लॉय था, वो आम एम्प्लॉय नहीं था, मालिकान भी उसके आगे बेबस थे। अब उस जमाने के एमक्यूएम तो हम जानते हैं ना, उस जमाने के सभी उस जमाने की एमक्यूएम जो थी ना, वो 25 करोड़ भत्ते मांगने के लिए आग नहीं लगाती, 2 बंदे टीटी लगा कर आते, मोटरसाइकिल पे भाईला को बिठा के लेके जाते, इसका बड़ा भी देता पैसे, 25 नहीं 50 करोड़ देता। ये इनको तौबा करनी चाहिए, यकीन करें, ये इन लोगों के भी कातिल हैं। और आज जो आपको पता है, छोड़ें इन 2 लड़कों को, 4 लोग बेचारे बुजुर्ग जो कि चौकीदार थे, वो उम्र कैद कर दी उनको। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब का मौक़िफ़ है लेते हैं। और एफबीआर के फॉर्मर चेयरमैन शब्बर ज़ैदी साहब बहुत अरसे से वो जो चले गए, आए थे और चले गए थे, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आखिर में उनसे बात करते हैं ब्रेक के बाद। फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। शब्बर ज़ैदी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शब्बर ज़ैदी साहब बहुत हल्की सी आ रही है, चला गए। हम लाइव हैं, बताइएगा। शब्बर ज़ैदी साहब, आपको लाए थे इमरान खान साहब, आप फिर बहुत दावों के साथ, क्या वजह बनी, आपने क्यों अपना ओहदा छोड़ दिया था चेयरमैन एफबीआर का? यार आप आवाज़ प्लीज़ साफ करें प्लीज़। जी देखें, रिकनेक्ट कीजिए। शब्बर ज़ैदी साहब से हम कोशिश कर रहे थे, तकनीकी ख़राबियों की वजह से हम वैसे ही वक्त कम रह गया और हम चाह रहे थे कि बहुत अरसे शब्बर ज़ैदी साहब जो है वो टीवी स्क्रीन्स पर नमूदार नहीं हुए, तो ये चाह रहे थे जानना कि इमरान खान साहब हम जानते हैं जब टैक्स कलेक्शन के हवाले से उनका ये बहुत बड़ा दावा था कि मैं 8,000 अरब रुपया एक माली साल में जमा कर सकता हूँ। और ज़ाहिर है रियासत जब कोई भी चलती है वो टैक्स कलेक्शन के ही उस पर चलती है। और उसी उन्वान से इमरान खान साहब शब्बर ज़ैदी साहब को लाए थे चेयरमैन एफबीआर के अहदे पर, लेकिन फिर हमने देखा था कि अचानक शब्बर ज़ैदी साहब जो है वो पर्दे आम से गायब हो गए थे। शब्बर साहब को मेरी आवाज़ फाइनली आ रही है? शब्बर साहब अब आ रही है? हाँ बेहतर आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौजूदा रुनुमा हो गया मेरी ज़िंदगी में, मुझे उम्मीद तो नहीं थी। मैं आपसे बहुत माजरत खाऊँ, अब तो वक्त भी बहुत कम रह गया, मैं आपसे बड़ा हाथ जोड़ के माजरत खाऊँ कि हमारे मामूल के तकनीकी मसाइल आड़े आ गए। सर बताइएगा क्या ये वजह बनी थी? आपको इमरान खान साहब बड़े उससे लाए, तो फिर आपकी इस्तीफे की क्या वजह बनी? देखिए, मैंने आज सुबह भी एक और प्रोग्राम में भी कहा, दोपहर प्रोग्राम में कहा था कि मैं नहायत शर्मिंदा हूँ पाकिस्तानी अवाम से और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से, जो कि जिन्होंने बहुत मेरे साथ सपोर्ट किया, मुझे लेकर आए और उन्होंने मुझे एक मिशन दिया और मैं अपनी ख़राबी सेहत की वजह से उसको फुलफिल नहीं कर सका। और जो ख़राबी सेहत मेरी हुई, और मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी इसको और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब एक नहायत सिंसियर और पैशनेट इंसान है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उनको हर लिहाज से मदद करते रहेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इसलिए नहीं उसमें
कंप्लीट कर सका अपना टेन्योर, क्योंकि मेरा जो एंग्जाइटी का डिसऑर्डर मुझे हो गया, और शायद उसी वजह से थी कि इतना बड़ा टास्क हमने लिया हुआ था, और हमें कोई प्रेशर उस सेंस में नहीं था कि कोई आदमी मुझे तंग कर रहा था, मगर ये टास्क बहुत बड़ा था, और शायद मैं गवर्नमेंट के सिस्टम को और जो गवर्नमेंट की जो सिस्टम को शायद उसके लिए कोप करने के लिए मेरा मेंटल एटीट्यूड उसके सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैं एक रुकावट क्या थी उस टास्क को अचीव करने में जो आपको दिया था प्राइम मिनिस्टर ने? देखिए, मुझे रुकावट प्राइम मिनिस्टर साहब और मुझे वज़ीर ख़ज़ाना साहब और तमाम मुझे हर आदमी का पूरा सपोर्ट था। मैं यहाँ भी कहता हूँ कि मुझे ब्यूरोक्रेसी का भी सारा सपोर्ट था। प्रॉब्लम ये थी कि आपको इतने सारे टास्क एक साथ करने पड़े हैं कि जिसकी वजह से मैं वो शायद अपने माइंड और बॉडी का बैलेंस नहीं रख सका, और वो मेरी एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो गई। जो बुनियादी मसला मुझे था कि मैं जो 23,000 लोग हैं जो FBI में काम करते हैं, वो अपना रवैया जो था उनका ये नहीं था कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन, मगर जिस तरीके से आज FBI को हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है, जिस तरह की उनकी एम्प्लॉयमेंट है, उसमें मैं देख रहा था कि मुझे एक बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएंगे। और क्योंकि रिजल्ट हमें साथ साथ लेने थे, तो वो जो ड्यूल टेंशन आती है वो मेरे लिए एक सेहत के लिए मसला बन गई। और मैं दोबारा ये कहता हूँ, बहुत अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दी गई थी आपको, जिसके लिए आपको लगा कोप अप करना मुश्किल है? नहीं, अनरियलिस्टिक देखिए ना, मैंने जब ये टास्क लिया था 5,500 का, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं 5,000 तक हम पहुंचेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी इंशाल्लाह ताला, और हम सही जा रहे थे। मैं जब छोड़ के आया तो हम इतने ख़राब नहीं थे, मगर मुझे 5,000 और 5,500 का मसला नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 5,500 और 280 बिलियन शॉर्ट हो गया और 80 बिलियन ज़्यादा हो गया, ये जो चीज़ें आप लोग मुस्तकिल आती रहती हैं मीडिया में, और जो इसको बुनियाद बनाया जाता है परफॉर्मेंस की, ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत बेजा प्रेशर है, और वो अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसको दो डाइवर्जेंट एंगल एक साथ में करने। तो सर फाइनली बताइएगा, जब आपने खान साहब को बताया अपने डिसीजन के बारे में, तो क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? देखिए, खान साहब, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, मैंने उन जैसा नाइस आदमी जिंदगी में बहुत कम देखे। क्या कहा उन्होंने आपसे? और खान साहब ने मुझे कहा कि जब्बर, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन था मेरा, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी सेहत को मैनेज करो, और मैं उसका आज आखिरी बताता हूँ कि मेरी वालदा मेरे साथ होती हैं, और मेरी वालदा ने कहा कि अब अगर सेहत की बुनियाद पर शायद तुम्हारे लिए है तो तुम छोड़ दो। जाते जाते होना लाइटर साइड, आपको लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है? फायद ईसा साहब वाला केस, चेयरमैन FBI की इतनी भारी जिम्मेदारी, अच्छा ही हुआ सही वक्त पर छोड़ गया? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी इसमें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़रीर साहब, फॉर्मर चेयरमैन FBI। बहुत ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल होगी मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।